नमस्कार, जो आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार और हम आ गए हैं। समाचार प्लस की टीम आ गई है हजारीबाग। हजारीबाग में हम क्यों हैं? क्योंकि लोकसभा का रण जो है उसको लेकर के यहाँ पे चुनावी माहौल कैसा है उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। और उससे पहले एक तमाम जो दर्शक हमारे पास यहाँ पे, तमाम वो राजनेता, तमाम हर एक तबके से जो लोग यहाँ पे विशेष अतिथि हमारे यहाँ मौजूद हैं, उन सभी का हम एक बार स्वागत करना चाहेंगे और चाहूंगा कि आप तमाम जितने लोग यहाँ मौजूद हैं एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां जरूर बजाएं। मैं हजारीबाग हूं, झीलों का शहर, बागों की नगरी। देखना होगा यहां पर कि किसकी कितनी ज्यादा पकड़ है और कौन सा राजनेता यहां का सबसे बड़ा उम्मीदवार है। हम समाचार प्लस एक मेगा शो लेकर के आए हैं हजारीबाग की नगरी में, जिसका नाम है हजारीबाग के दावेदार। और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुबोध जो हैं, तमाम जो विशिष्ट अतिथि हैं, उनका एक बार स्वागत करें और उनका एक बार परिचय करा दें। नमस्कार, समाचार प्लस के हजारीबाग के दावेदार कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों और अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है इधर शिवलाल महतो जी हैं, निशांत कुशवाहा, सीपीआई से महेंद्र पाठक जी हैं, जेडी नेता संजय मलिक जी हैं और बीजेपी नेता तोरी राणा जी हैं, जेएमएम के वरिष्ठ नेता कमल नयन सिंह है, कांग्रेस के हैं 20 सूत्री सदस्य और मेहता जी हैं। हमारे दर्शकों से एक बार गुजारिश होगा कि सभी अतिथियों का ताली से स्वागत करें। देखिए, तो कुल मिला के सुबोध ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पे तमाम जितने भी लोग मौजूद हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में, वो हर एक वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे वो एडवोकेसी हो, चाहे वो दूसरे पार्टियां हो, विभिन्न पार्टियां हो, चाहे वो 20 सूत्री कमेटी क्यों ना हो। सुबह चूंकि आप हजारीबाग में हम तमाम उन जन मुद्दों को देखते रहे हैं और तमाम उन परेशानियों को ग्राउंड लेवल पे जाकर के समझते रहे हैं, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप यहाँ का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है कहीं ना कहीं पलायन। उस पर हमारे जो अतिथि हैं उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश कीजिए। लोग यहाँ से विदेश मंत्री भी रहे हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं, राज्य मंत्री भी रहे हैं, तमाम सांसद रहे हैं विभिन्न पार्टियों से। पलायन पर आपका क्या है? देखिए, यहाँ पे जो जनता चुनकर आए, जो हजारीबाग को बहुत ही बड़ा अवसर मिला कि देश के वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और यहाँ के लगातार जो है लंबा जो है कि नेतृत्व करने का बीजेपी को अवसर मिला और अभी भी उन्हीं का है। मगर ये हम कह सकते हैं कि पलायन का मुख्य कारण है कि इतने बड़े ओहदे पे यहाँ के जनता ने मौका दिया और वो बड़े पद पे बैठे। अगर वो चाहते तो यहाँ एजुकेशन के मामले पे हो, चाहे इंडस्ट्रियल के मामले पे हो, चाहे रोड, बिजली, पानी जो भी है, अगर वो चाहते तो आज इस हजारीबाग जो कमिश्नरी जिला के अंदर में है, अगर आज ये इसका कायाकल्प जो है ना, जो सुंदर झारखंड बोल रहे हैं, सबसे नंबर 1 का हजारीबाग बन सकता था लोकसभा। आज ये पलायन का और भी कारण है कि आज जो गवर्नमेंट चल रही है, जिसमें निश्चित रूप से इनका जो नीति और जो यहाँ का जो स्वरूप है उस पर डिसीजन लेने का पूरी क्षमता नहीं है। आज आप जिस क्षेत्र से, मैं बड़का गांव से चुनाव लड़ा हूँ, जहाँ पे अगर सबसे दुर्गति का आज स्थिति है तो बड़का गांव विधानसभा, जो कोयलांचल पूरा तहस नहस हो गया है, वहाँ का पब्लिक का कोई सुनने वाला नहीं है। और तो और इसी तरह आप मांडू विधानसभा चले जाइए, बरही में चाहे डैम बनने से लेके चाहे कुछ भी हो, यहाँ का जो नियम है उन नियम का तार तार है, जिसके चलते जनता को डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं है। उनका जमीन ले लिया जा रहा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। ये मेरे विचार। लोकसभा का चुनाव आने वाला है और मुहाने पे खड़ा है और तमाम जितने लोग हैं, जो लोग हमें दर्शक जो है वो टीवी पर भी देख रहे हैं, वो सब ये जानना चाहते हैं कि हजारीबाग इतना बड़ा क्षेत्र था पहले, अब
हज़ारीबाग से जब चीज़ें अलग हुई, कोडरमा अलग हुआ, चतरा अलग हुआ, तो उसके बाद हज़ारीबाग में एक और बड़ा मुद्दा है, वो है एजुकेशन को लेकर के, प्राथमिक शिक्षा को लेकर के और उसके बाद उच्च शिक्षा को भी लेकर के। तमाम हम लगातार देखते रहे कि जो भी सरकार, जो भी यहाँ पे लोकसभा से जो भी व्यक्ति यहाँ पे चुन करके आए, प्रतिनिधि चुन करके आए, कहीं ना कहीं इस दोनों मुद्दे पे वो कहीं पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार बात करें आप शिक्षा के मुद्दे पे भी, और आने वाले समय में किस तरीके से क्या कुछ एक विजन हो सकता है और उम्मीदवार जो लोकसभा का होगा उनका, वो किसे देखते हैं और आगे का क्या रोड मैप होगा। हजारीबाग में यदि शिक्षा के मामले में यह पिछड़ रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि हजारीबाग के जनप्रतिनिधियों में संवैधानिक नैतिकता की कमी। यदि संवैधानिक नैतिकता होती, संविधान का पूर्ण रूपेण पालन कराने का ये पार्लियामेंट के द्वारा ये प्रयास करते, तो यहाँ शिक्षा बहुत ही उन्नति करती। और यदि एक समान शिक्षा पद्धति हो, जो यहाँ पब्लिक स्कूलों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, उन्हें ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, और सरकारी स्कूलों को और उनके शिक्षकों को लगातार जो है परेशान किया जाता है, सरकारी शिक्षकों को शिक्षकेतर कामों में उलझा दिया जाता है। किसे जिम्मेवार मानते हैं आप? मैं जनप्रतिनिधियों को जिम्मेवार मानता हूँ, क्योंकि उनमें संवैधानिक नैतिकता की कमी है, वे संविधान का पूर्ण रूपेण पालन कराने का कार्य नहीं कर रहे हैं। आखिर 2024 का लोकसभा चुनाव है, बीजेपी के भी दावेदार हैं, कांग्रेस के भी दावेदार हैं, गठबंधन, इंडिया गठबंधन से भी एक उम्मीदवार हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि जो राजनीतिक दांव पेच में यह शिक्षा विभाग का पूरा सिस्टम फंसता जा रहा है। नई शिक्षा पद्धति इसका प्रमाण है। जो उसमें जो कुछ भी वर्णन है, जो कहा जाता है कि कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, यह वापस फिर से मनुस्मृति की ओर ले जा रहा है देश को। वर्तमान में सांसद जयंत सिन्हा है, क्या कहेंगे उनके क्रियाकलापों पर? जयंत सिन्हा तो कभी कभी दिखते हैं हजारीबाग में, समाचारों में हम लोग सुनते हैं कि जयंत सिन्हा आ रहे हैं और यहाँ कुछ कार्यक्रम हुआ, उद्घाटन किए, चले गए। आज भी आपके कार्यक्रम में आपने कहा था कि 18 को कार्यक्रम है, जयंत सिन्हा साहब ने समय दिया था जिसके चलते 20 हुआ, आज भी वो उपस्थित नहीं हुए। जब ऐसे ऐसे कार्यक्रम में वो उपस्थित नहीं होते तो जनता के लिए क्या सर्वसुलभ होंगे वो? सुबोध, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी ये बात, अभी एक जगह ताली भी बज रही थी इस बात को लेकर के कि जयंत सिन्हा जो हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं हजारीबाग की जो जनता है वो कहीं ना कहीं नाखुश ज़रूर दिखाई देती है, क्योंकि वो शायद प्रेजेंट नहीं रह पाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, मैं चाहूँगा कि एक बार जो दर्शक में लोग हैं उनसे जानने की कोशिश कीजिए, उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कीजिए। देखिए, जयंत सिन्हा जी जब चुनाव आता है तभी उनको क्षेत्र में हम लोग देखते हैं, बाकी 5 साल वो दर्शन भी दुर्लभ होता है। आपने सुना अभी कि जयंत सिन्हा और उनके पिताजी भी बाहरी हैं, तो कहीं ना कहीं स्थानीय को प्राथमिकता कैसे मिलेगा? स्थानीय को प्राथमिकता कैसे मिलेगी, और स्थानीयता भी झारखंड में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 1932 की अगर हम बात कर ले या उससे पहले 1908 की अगर हम बात कर ले, लगातार सरकार इसको लेकर के, और जो जनता है वो मुखर है। और लगातार हमने रांची में भी देखा कि कैसे सीएम आवास को, तब हेमंत सोरेन हुआ करते थे, सीएम आवास को घेरने की भी कोशिश की गई, राजभवन तक मार्च निकाला गया। 1932 पर क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का? हम बात करेंगे, कांग्रेस के नेता हैं, कार भी हैं अभी वर्तमान में, 1932 पर एजेंडा। हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जो नौजवान और नौजवानों के दिल की धड़कन माननीय हेमंत सोरेन जी थी, तत्कालीन मैं बोल रहा हूं, उनको एक षड्यंत्र के तहत जो झारखंड को जिस रास्ते, विकास के रास्ते पर वो लाना चाहते थे, 1932 का खतियान ला, उनको षड्यंत्र के तहत बाहरी लोगों के द्वारा, जो इस झारखंड के नहीं है, झारखंड को देखना पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ इसको चारागाह मानते हैं, आज उनको एक षड्यंत्र के तहत उस आदमी को जेल में भेजा गया। जिस 8.5 एकड़ जमीन की बात है, न उस जमीन का रजिस्ट्री हो सकता है, न वो जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। मैं वहां के अलावे मैं हजारीबाग लोकसभा पर आना चाहता हूं। 25 सालों से जिन बाप बेटों का राज है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक हजारीबाग की जनता जागरूक नहीं होगी, हजारीबाग में हजारीबाग का बेटा यहाँ का एमपी नहीं होगा, तब तक हजारीबाग का विकास नहीं होगा। हाँ, ये दोनों जब एमपी रहे, विदेश मंत्री भी रहे,
वित्त मंत्री भी रहे, यहाँ का विकास हुआ, कुछ चीजों का विकास हुआ, इससे मैं इनकार भी नहीं कर सकता हूँ। वो विकास किस चीज का हुआ? पोल्यूशन का विकास हुआ। वो किस चीज का विकास हुआ? वो रोड एक्सीडेंट का विकास हुआ। अब वो कैसे हुआ? बगल में बड़का गांव है, वहां माइंस है, इन लोगों की मिली भगत से। और मैं कहना चाहता हूं कि एमपी और एमएलए के मिली भगत से वहां पर रोज पोल्यूशन से लोग इसे दमा से मर रहे हैं। वहां एक्सीडेंट, जिस पर हाईवा नहीं चलना चाहिए वहां हाईवा चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता जो है ये बात चाहती है कि विकास हो, और तमाम वो लोग चाहते हैं, चूंकि आप लोग यहाँ रहते, इस लोकसभा क्षेत्र में रहते, तो अब सभी लोग चाहते हैं कि यहाँ का विकास हो। और अगर हम जयंत सिन्हा और यशवंत सिन्हा की बात करें, जैसा अभी सर ने बताया कि उन लोगों ने लूटा है या उन लोगों ने 25 साल में कुछ विकास नहीं किया है, लेकिन इस पे एक सवाल जनता पे भी आता है कि आप ही ने तो उनको चुन करके यहाँ पर लेकर के आया ना। तो जनता किस तरीके से जागरूक होगी, अपनी चीजों को लेकर के, अपने हक अधिकार को लेकर के मुखर होगी, सामने आकर के लोगों से बातचीत करेगी, नेताओं से सवाल करेगी और उनका जवाब मांगने की कोशिश करेगी। सुबोध, मैं चाहूंगा कि एक और मुद्दा है हजारीबाग में, और वो है माइंस को लेकर के। यहाँ कोयला का जो भंडार है उसमें कहीं ना कहीं आमतौर पे हम भी खबरें चलाते रहते हैं कि कई बार हेरा फेरी होती रहती है या फिर लूट खसोट की यहाँ पे राजनीति चलती है। तो ये माइंस और कोयले को लेकर के जनता क्या सोचती है? क्या कहते हैं कोयला लूट और ट्रेन पर? देखिए, मेरे समझ से हजारीबाग का विकास 30-35 वर्षों में नहीं हुआ है। जितना विकास हुआ था वो इन वर्षों में विनाश होता चला गया। आप 30-35 वर्ष पहले नेशनल पार्क देखेंगे तो सैलानियों का भीड़ लगा रहता है। आज जाइएगा तो कोई लगेगा उजड़ा हुआ चमन है। आप 30-35 वर्ष पहले अगर कैनेरी पहाड़ जाते होंगे, वहाँ कैंटीन, वहाँ का आबो हवा, वहाँ की सुंदरता, आज जाइएगा तो आपको लगेगा कि रोज उसको लूटा जा रहा है। इसलिए हजारीबाग में केवल लूट का काम हुआ है। सरकारी जमीन लूटने का काम, सरकारी भवन लूटने का काम, वन भूमि लूटने का काम, वन क्षेत्र से अवैध खुदाई का काम, यही सब, लकड़ी काटने का काम, यही सब केवल हजारीबाग में हुआ है। आज हजारीबाग में रोजगार का कोई मुहैया नहीं है, लेकिन अगर आप जाएंगे यहाँ से बाहर निकलेंगे तो कई कल कारखाने हैं जो कोयला बेस इंडस्ट्रीज के नाम पर है, लेकिन उसके चिमनी से कभी धुआं नहीं निकलता है। वहाँ धुआं बंद हो चुका है। उसके नाम पर जो कोयला का आवंटन है वो बनारस के मंडियों में बेचा जाता है। इसलिए यहाँ पर विकास कुछ नहीं हुआ है, विनाश हुआ है। और वोट जो है वो विकास के प्राथमिकता पर यहाँ नहीं दिया जाता है। जब वोट का समय आता है तो धार्मिक भावनाओं पर यहाँ पर वोट का प्रचलन है। इसलिए इस विषय पर कि हम बदल देंगे, इस तरह का कोई होना मुश्किल है, क्योंकि आज जो स्थिति है, जो यहाँ सांसद है नकारे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई दूसरी पार्टी का कोई ऐसा आदमी है जो दिन रात जनता की सेवा में लगा हुआ है। ये मुझे लगता है कि तमाम जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उन सभी का एक ही जवाब सुनने को मिल रहा है कि यहाँ के जो वर्तमान में सांसद हैं उनको लोगों ने कहीं शायद देखा भी नहीं है। लेकिन एक तरफा अगर हम बात करें और दूसरी पार्टी के या दूसरे उम्मीदवार के बारे में अगर हम बात नहीं करें तो कहना गलत होगा। फिलहाल अभी हम अपने इस मेगा शो के कार्यक्रम में हजारीबाग के दावेदार में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और कुछ और जन मुद्दों को लेकर के तमाम जनता से बातचीत करेंगे और हमारे जितने भी अतिथि हैं उन सभी से बातचीत करेंगे। हम स्वागत करते हैं हजारीबाग में अपने स्पॉन्सर को, जो हमारे स्पॉन्सर हैं हजारीबाग के संत स्टेफन स्कूल, नामी गिराम स्कूल है हजारीबाग का, जहां से हजारों की संख्या में बच्चे जो हैं ऊंचे ऊंचे पायदान पर पहुंचे हैं। इंटर साइंस कॉलेज, आप हजारीबाग का नाम सुने होंगे। हर साल वहां से प्रत्येक वर्ष 10 बच्चे स्टेट टॉपर में आते हैं। हम बात करेंगे ओएसिस स्कूल, जो काफ़ी कम समय में अपना नाम बनाया है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC इंडिया का हम बात करेंगे, जो काफ़ी दिनों से भारतीय लोगों का भरोसा बना हुआ है जीवन बीमा में। हम बातचीत करेंगे NTPC, जो बड़का गांव में खनन क्षेत्र का काम करती है और एक उचित प्लेटफॉर्म भी निर्धारित कर रही है। हम बातचीत करेंगे आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी मल्टी हॉस्पिटल का, जो लोगों को स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। फाहिमा एकेडमी हजारीबाग, जिन्होंने
नर्सरी से लेकर 12 तक के बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देने का कार्य कर रही है। हम बातचीत करेंगे जीएम कॉलेज, ज्ञान ज्योति मेमोरियल कॉलेज हजारीबाग, जो काफ़ी कम समय में अपना नाम एक अच्छा शहर में लाया है और मेडिकल के क्षेत्र से लेकर एजुकेशन के सेक्टर में बेहतर कामयाबी हासिल किया है। ब्रेक के बाद तमाम दर्शकों का स्वागत है हजारीबाग के दावेदार एक मेगा शो में, जहां पर हम हजारीबाग लोकसभा में और आने वाले लोकसभा चुनाव में किसकी दावेदारी मजबूत है और कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, उस पर एक डिबेट कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि अब ये जो डिबेट है वो थोड़ा सा इंटेंसिफाई हो। और मैं जानना चाहूंगा किशोरी राणा जी से कि अभी जो महागठबंधन की सरकार झारखंड में वर्तमान में काबिज है और जिस तरीके से लोकसभा हजारीबाग लोकसभा में जयंत सिन्हा जी यहाँ पर हैं एमपी के तौर पर, ये पूरी झारखंड की राजनीति और लोकसभा हजारीबाग का जो लोकसभा है उसकी पृष्ठभूमि को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले सभी दर्शकों को झारखंडी जोहार। आज झारखंड अलग होकर के 24 साल हो गए, लेकिन झारखंड के विकास किसी भी तरह से कोई आधार पर नहीं होले, जेकर चलते आज यहाँ शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है, यहाँ रोजगार की कमी है, यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुख की विषय है। आज 50,000 प्रवासी मजदूर झारखंड छोड़ करके दूसरे राज्य में जाकर के काम कर रहे थे, अपन रोजी रोटी कर रहे थे, और उस सबकी स्थिति जब देखल जाए तो बद से बदतर है। आज पूरे भारत में सबसे पिछड़ा राज्य झारखंड है। एकर कसूरवार जो भी है तो यहाँ के जनप्रतिनिधि जितना खुशी से यहाँ के आंदोलनकारी झारखंड के अलग करे खातिर ले जान दिलथिन, कुर्बानी दिलथिन, लेकिन उस सब के ओकर से कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। और अब जनता से हम यही कहना चाहिए कि उचित जो लगे वो आदमी को लाना चाहिए और झारखंड के विकास करना चाहिए ताकि हम प्रवासी को रोक सके। यहाँ कोई तरह का कोई विकास नहीं है, एकदम धब्बा है। हम हमेशा प्रवासी के साथ ही है। हमारे एक नव झारखंड फाउंडेशन एनजीओ है, और माध्यम से हमें काफ़ी जगह जहाँ जहाँ प्रवासी सभा थी उन सबके साथ भी बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि झारखंड में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। तो आपने कहा कि हेमंत सोरेन की जब सरकार थी तो 4 सालों में जितने का समय का कार्यकाल उनका रहा, उन्होंने बहुत आगे आकर के मुखर होकर के जनता की बातों को आगे रखा। हेमंत सोरेन जी ने जो काम किए पारा शिक्षकों के लिए, जो काम किया पुरानी पेंशन को लागू करके, अभी तुरंत अभी देखे होंगे कि जो वृद्धा पेंशन 60 वर्ष में मिलना था वो महिला और एसटी एससी को 50 वर्ष जिनका उम्र हो रहा है उनको अब वृद्धा पेंशन मिलेगा। ये हेमंत सोरेन की सोच थी। और हेमंत सोरेन को जनता कह रही है कि ये रेवड़ी बांटना हो गया। जनता स्वतंत्र है, जनता बोलने को स्वतंत्र है, जनता क्या बोलती है और जनता सर्वोपरि होता है, जनता देतुल्य है, वो बोलते हैं कोई बात नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि माननीय हेमंत सोरेन जी ने इस झारखंड के विकास के लिए जो 20 वर्षों में 22 वर्षों में जिसकी सरकार रही, वे लोग अच्छा, लेकिन ये 4 सालों की हम बात कर रहे हैं। अभी वर्तमान में सर आपसे जानना चाहूंगा, चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं और झारखंड की सरकार पे कहीं ना कहीं कई सारे आरोप भी लगते रहे हैं, भ्रष्टाचार को, लूट खसोट को लेकर के। कितने सारे पदाधिकारी नप गए, किसी से 600 करोड़, किसी के घर से 500 करोड़। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार यहाँ है और जो पिछला एपिसोड हुआ मैं उस पर ज़्यादा व्याख्यान नहीं देना चाहता। आप बोलिए ना, तो आप आगे बोलिए। इस तरीके से हम लोग चीजों को आगे ना बढ़ाएं। इस तरीके से हम लोग डिबेट को आगे ना बढ़ाएं। आपके पास भी आया जाएगा जितने जनता है। एक मिनट थोड़ा सा आपको भी मेरी बात सुन लीजिए। बोलने का मेरी बात सुन लीजिए सुबोध जी, उनको मेरी बात आप सुन लीजिए। आपको मौका दिया जाएगा, आपको जो थोड़ा सा लेकिन इस तरीके से थोड़ा सा सुनिए सर आप थोड़ा सा आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए एक बार। मेरी बात सुन लीजिए। मौका दे रहे हैं।
अभी ये शो खत्म नहीं हुआ अभी है शो खत्म और नहीं किस हुआ। तरीके से सरकार को लेके वर्तमान में जो सरकार है, पहले मेरा कर्तव्य भी बनता है कि मैं उसके ऊपर पहले सवाल खड़ी करूं, उसके बाद विपक्ष क्या कहता है उसकी भी राय जानूं। अभी शो खत्म नहीं हुआ है। शो खत्म होने के बाद अगर यहां बैठे एक भी व्यक्ति को ये लगेगा कि हमने पक्षपात किया है या इतना बड़ा जो हमने शो कंडक्ट किया है वो किसी एक समुदाय, एक पार्टी को लेकर के किया है, तब आप आकर के सवाल उठाइएगा, ठीक है? इतना ही कहना चाहूँगा कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई, मोदी जी आए, उसके बाद हजारीबाग कैसा था और कैसा हो गया, इस पर तो जरूर चर्चा कराइए। भले सक्षम है, हार्वर्ड के लोग बहुत नहीं कर सकते हैं, मैंने पढ़ लिख करके पढ़ना जो है मापदंड जो है यूनिवर्सिटी नहीं है। हमारे पिछले 2014 से पहले प्रणब मुखर्जी शास्त्री थे, पी चिदम्बरम शास्त्री थे और मनमोहन सिंह सबसे बड़े अर्थशास्त्री कहलाते थे, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए माने जाते थे। सब लोग बाहर कहीं पढ़े हुए थे। देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी? मोदी जी तो किसी यूनिवर्सिटी से कोई अब हम लोग क्या जिले से बाहर की बात नहीं कर रहे हैं सर? जिले से बात, अब हम लोग हजारीबाग से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आप यही कहिए कि कोई कैंडिडेट नहीं है, मैदान में कोई नहीं है, सिर्फ एक ही है। पहली बात मोदी जी, इसके अलावा कोई कैंडिडेट नहीं है। हजारीबाग में किसी को क्षमता भी नहीं है। हजारीबाग का विकास कोई कर सकेगा? ये हजारीबाग का विकास सिर्फ मोदी के चुनने से होगा, न कि कोई सांसद किसी व्यक्ति को, क्योंकि उतना नॉलेज वाला कोई हजारीबाग में है भी नहीं। होता अगर हमारे सांसद होते तो गोरिया कर्मा के कृषि विश्वविद्यालय में तो पूरा हो चुका था, यही बगल में सब कुछ नॉलेज वाला कोई नहीं है। कोई दावा ठोकर सुबोध जी, उसके पास है उतना विजन कि हजारीबाग, सुनिए एक मिनट, किसी में उतना विजन नहीं है। हजारीबाग के अंदर किसी को उतना विजन, एक मिनट सर आपसे अनुरोध है, ये चौपाल नहीं है और ये आपका नुक्कड़ नहीं है, ठीक है? आप लोग इस तरीके से अगर आप लोग करेंगे तो आप ही लोग कर लीजिए, या तो मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग बाहर उठ करके चले जाइए। ब्रेक के बाद तमाम दर्शकों का स्वागत है हजारीबाग के दावेदार में। हम हैं हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में, जहां पे हम बात कर रहे हैं कि हजारीबाग में जो अभी वर्तमान एमपी हैं या जो उम्मीदवार है लोकसभा चुनाव को लेकर के, उन्होंने क्या कुछ काम किया है, धरातल पे कितने उनके जो वादे हैं वो देखने को मिले हैं और जनता की क्या अपेक्षाएं रही हैं, क्या उस पर वो खरे उतरे हैं कि नहीं। और हमारे साथ एक विशिष्ट पैनल यहाँ पे जुड़ा हुआ है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, लगातार हजारीबाग को लेकर के विकास की बात होती रही है, चाहे वो निचले लेवल से लेकर के चाहे वो ऊपर लेवल तक की हम बात करें, यहाँ पर लूट खसोट की राजनीति भी चलती रही है। आपका क्या टेक है? सबसे पहले मैं समाचार प्लस को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत छोटे से समय में अच्छा परफॉर्मेंस हजारीबाग में हमारे सुबोध गुप्ता जी दे रहे हैं और जिसका ये परिणाम है कि यहाँ प्रबुद्ध नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता, नेतागण यहाँ उपस्थित हैं। हजारीबाग की धरती में आप तमाम लोगों का स्वागत है। रही बात विकास के मुद्दे की, तो हजारीबाग में पहले एमपी हुआ करते थे स्वर्गीय ज्ञानी राम जी, और उसके बाद लगातार एमपी आए और गए। हजार बागों का शहर हजारीबाग इसलिए कहा जाता था कि यहाँ बहुत बाग बगीचे बहुत ज्यादा हुआ करते थे। ये अंग्रेजों के जमाने का ये हजारीबाग है और एक समय में आप पुरानी किताबों में देखेंगे तो हजारीबाग को हिंदुस्तान का राजधानी बनाने का भी बात आया है। जैसा हम लोग जानते हैं, हजारीबाग में लोग बोलते हैं पलायन करके यहाँ से जाते हैं, लेकिन हजारीबाग में लोग पलायन करके यहाँ आते हैं। यहाँ की जो सड़कें हैं 1952 से या 1947 से जस का तस है। आज तक मास्टर प्लान यहाँ पर नहीं काम किया। सेलकॉन सिटी बनाने की बात हजारीबाग को की जा रही थी। यहाँ के हमारे जो अभी एमपी साहब हैं उन्हें यहाँ रहना चाहिए, चूंकि वो एक प्रबल दावेदार हैं, चूंकि कई सालों से यहाँ प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, उनके पिताजी ने भी किया है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि हजारीबाग के माटी के लाल को ही दर्द होगा कि हजारीबाग को कैसे विकास किया जाए। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है आगामी, उसमें आपकी तरफ से प्रबल उम्मीदवार, दावेदार कौन दिखता है हजारीबाग? सबसे पहले तो समाचार प्लस को
मैं अपने ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा आपने बुलाया। हजारीबाग के जो प्रतिनिधि हैं माननीय जयंत सिन्हा जी, सवाल तो उसी से करता है जो सत्ता में रहता है, जो कुर्सी में रहता है सवाल उसी से करता है, इसलिए सवाल उनसे है। अगर लोकसभा क्षेत्र हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के दुलमी चौक पर अगर खड़ा कर दे और उनसे पूछे कि जयंत सिन्हा को पहचानते हो, तो लोग कहेगा नहीं पहचानते। अगर तामझाम सिक्योरिटी नहीं रहे तो शहर में अगर खड़ा हो जाए तो उनको पहचानने वाला आदमी नहीं मिलेगा। जो दो दो बार प्रतिनिधित्व किया, उनके पिताजी ने प्रतिनिधित्व किया, वो पहचान के मोहताज है हजारीबाग में। तो यही तो सामने ऑडियंस बता रहा है कि क्या उनकी पहचान है। रहा सवाल कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा दावेदार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। 2 बार इस सीट से हम लोगों ने जीता है और कदावर नेताओं को करके जीता है। माननीय जी को, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, विदेश मंत्री वित्त मंत्री जसवंत सिन्हा जी को। इसलिए दावा बनता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क्षेत्र हजारीबाग लोकसभा सीट से इस बार जीतेगी। दूसरी बात कि जो भी जनप्रतिनिधि उनके पास विजन होना चाहिए विकास का, वो विजन ही नहीं है। विजन क्या है? कैसे बड़का गांव के गोंदलपुरा में अडानी जमीन लूट ले, कैसे यहाँ पर एनटीपीसी जमीन लूट ले किसानों की, विस्थापन की कोई हो, उसके पास कोई दायरा नहीं है कि उसे विस्थापन होगा तो विस्थापितों के लिए कोई व्यवस्था बने। फर्जी तरीके से सारे कार्य किए जा रहे हैं। अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि रेलवे लाइन बिछा, उसमें आदमी नहीं बैठता है, वो केवल झारखंड से मिनरल्स को उठा के ले जाने के लिए। और प्रत्येक, पहले क्या था, ट्रक से कोयला जाता था, अब रेक से कोयला जा रहा है, और प्रति रेक में 100 टन 200 टन 300 टन 400 टन कोयला जा रहा है। और यह बहुत बड़ा खेल है। खेल इस मामले में है कि जिस तरह से लिंकेज के जो मामला है, लिंकेज जो लगता है जो प्लांट, पावर प्लांट के नाम पे, उस पे 1000 रुपया 1200 रुपया 1500 रुपया टन में जो है से लिंकेज बड़े बड़े कंपनियों को मिल रहा है। अडानी अंबानी जैसे कंपनियों को पावर प्लांट के मिल रहा है। 100 टन कोयला की जरूरत है, लिंकेज उनका 1000 टन का है, इसलिए कि उनका आका बैठे हुए हैं दिल्ली में। 100 टन अपने कारखाना में यूज करते हैं और 900 टन को जो है से बाहर। बिल्कुल, आपने विजन और रोडमैप की बात की। मैं चाहूंगा कि सुबोध एक बार युवाओं से बात करें। यहाँ पे युवा लोग भी हैं और वो उनसे जानना चाहूंगा कि हजारीबाग को लेकर के उनका क्या विजन है और क्या रोड मैप वो देखते हैं और किस तरीके से हजारीबाग लोकसभा में वो विकास की बयार देखना चाहते हैं। देखिए, हम बात करेंगे ऑडियंस से, आखिर क्या चाहते हैं वो हजारीबाग में। हर तरीके की पढ़ाई होना चाहिए। जो किसी भी प्रकार से हजारीबाग में विगत एक विधायक हुआ करते थे कांग्रेस के सौरभ नारायण सिंह, उनके समय में जो भी कार्यकाल काम यहाँ पे हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, उसके बाद आज तक दूसरा कोई भी काम यहाँ पे दोबारा नहीं किया गया। सांसद महोदय ने 10 सालों में हजारीबाग में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसको हम विकास से जोड़कर देख सकते हैं किसी भी प्रकार से। अच्छा सुबोध, एक बात बार बार आ रही है कि सांसद जो वर्तमान में उन्होंने कुछ काम नहीं किया, और मेरा फिर से सवाल जनता से ही है कि आप ही चुन करके लेकर के आ रहे हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुन रहे हैं, मापदंड आप तय कर रहे हैं, क्या विकास हुआ है क्या नहीं हुआ है वो पैमाना आप तय कर रहे हैं, उसी के एवज में वोट कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि सर ने कहा कि सीपीआई जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रबल दावेदार है। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि आपका विजन क्या है हजारीबाग को लेकर के, और आपको क्या लगता है कि जो राजनीति पृष्ठभूमि है झारखंड की, उसका कितना इन्फ्लुएंस पड़ता है हजारीबाग? सबसे पहले मैं डिबेट का जो आयोजन किया गया है समाचार प्लस का, सुबोध जी द्वारा हम लोग को निमंत्रण दिया गया है और तमाम यहाँ हजारीबाग के जो प्रतिनिधि लोग बैठे हुए हैं सभी लोग को इस डिबेट में हार्दिक बधाई देते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि झारखंड जब अलग हुआ तो झारखंड के लोगों को बहुत बड़ा सोच था कि हमारे यहाँ से बेरोजगारी यूं ही भागेगी। सपना लोग देखता था कि हमारे यहाँ तो सभी तरह का, चाहे कोयला हो, अबरक हो, जितना भी तरह का हम लोग के यहाँ संपत्ति है, उस संपत्ति को लोग बेचने का काम किए। जनता के पीछे जो भी जिनकी भी सरकारें आई, कभी यही नहीं सोचा कि हम झारखंड किस लिए मेरा अलग हुआ, और झारखंड का जो मूल रूप है 32 का खतियान, स्थानीय नीति, इस पर किसी सरकार ने काम करने का काम नहीं किया, जिससे यहाँ बेरोजगारी बढ़ते चले गए।
और मैं इतना ही कहूंगा इस डिबेट के माध्यम से कि हजारीबाग का जो आज तक विकास होना चाहिए निश्चित रूप से नहीं हुआ है। मैं भी एनडीए गठबंधन में राजनीति आज के समय में कर रहा हूं। मैं जनता दल यू के प्रदेश महासचिव भी हूं, बरकट्टा विधानसभा का प्रभारी भी हूं और मैं विगत 30 वर्षों से हजारीबाग में भी राजनीति कर रहा हूं। बहुत उतार चढ़ाव देखा है। हजारीबाग की जनता निश्चित रूप से जो नीचे भी बैठे हुए हैं सबको आत्मा में तकलीफ है, चाहे किसी भी क्षेत्र से राजनीति करते हो। बेरोजगारी चरम सीमा पर है हमारा हजारीबाग में और मैं चाहूंगा कि जनता का जो आवाज आज यहाँ हजारीबाग में हो रहा है आपके माध्यम से, ये तो लोगों में समझिए कि बहुत बड़ी बात है। आज आपस में भाई लोग लड़ रहे हैं तो इसके पीछे कारण यही है कि जो मिलना चाहिए नहीं मिला है। जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। कहीं ना कहीं जनताओं में भी कुछ कहना चाहते हैं। हजारीबाग क्षेत्र में कोयला है, लेकिन अगर डीआईजी साहब भी कोयला जलावे तो 2 नंबर का, थाना भी कोयला जलावे तो 2 नंबर का। यहाँ के लोगों के लिए कोयला की कोई व्यवस्था नहीं है। इस जनप्रतिनिधि को यह सोचना चाहिए कि उसकी व्यवस्था हो। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से लगातार उठाते रहे हैं कि कोऑपरेटिव बनाया जाए। कोऑपरेटिव बना करके अगर कोयला जैसे युवाओं को दिया जाए, उसको जैसे उसको दिया जाए, रोजगार भी मिलेगा और कोयला भी लोगों को, यहाँ के लोगों को मिलेगा। हजारीबाग जो है कोयले की ढेर पर जरूर बैठा हुआ है, लेकिन उसका उपयोग जो है वो नहीं मिल पा रहा है आम जनता तक। बिल्कुल सर, जिस तरीके से तमाम की बातें सुनी, तमाम जितने भी अतिथि हैं, तमाम दिग्गज नेता, सबकी बातें सुनी और कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि लगातार एक सुर से सब लोग कह रहे हैं कि विकास को लेकर के कहीं आग में एक चिंता जरूर है, एक व्यथा जरूर है। आप कैसे देखते हैं हजारीबाग को? और उसके बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं बतलाना चाहूँगा, देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, बिहार से लेकर के अभी तक झारखंड का शोषण और दोहन होते चला आ रहा है। आज है जो इतने लंबे समय से आज़ाद होने के बाद झारखंड का जो विकास होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, नहीं लग रहा, वो कहीं ना कहीं विकास नहीं हुआ है। यहाँ का धूप है और है कि यहाँ के जनता का कभी भी एक दावेदार नहीं दिया गया है और जनता जो अपनी बात को जम करके और उठा करके रख सके। दूसरी तरफ मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, अभी जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं सबों में एक बात छन करके आ रही है कि विकास जिस गति से होना चाहिए वह जीरो है। कहीं भी कोई विकास नाम का चीज़ नहीं है, चाहे उसमें राज्य सरकार, केंद्र अपने हैं। विस्थापन नीति की जो बात चल रही है, यहाँ बड़े बड़े जो है से अभी इतने जो है कोई कोयला का खदान खोला गया है, लेकिन विस्थापन नीति का कोई सही आपका नहीं हुआ है। नियोजन नीति, स्थानीय नीति भी वही तरह से झूल रहा है। सारे तरह से यहाँ के लोग अधूरा हैं। इस तरह से मैं लोगों को बतलाना चाहता हूँ, सुनिए, आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ, सिनेमा सब कोई देखते हैं। देश में जितने भी तंत्र है जिसके माध्यम से देश चल रहा है, उस तंत्र के माध्यम से आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ कि आप देखिए, जो है ये एक सिनेमा था, उस सिनेमा को आप लोगों को देखना चाहिए और देखने के बाद आप लोगों को पता चलेगा। से खूबसूरत शहर मुझे नहीं लगता है कि आसपास में कहीं पर भी होगा, लेकिन फिर भी इतना कोयले का भंडार होने के बाद भी आज हजारीबाग एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तौर पे क्यों नहीं बढ़ पाया? सर्वप्रथम मैं जो आपका जो समाचार प्लस है, एक ऐसे मुद्दे पे और एक ऐसे सब्जेक्ट पर आपने हजारीबाग के लोगों को, विशेष करके जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हैं और हमारे हजारीबाग के जो जनप्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं, वैसे लोगों को आपने आमंत्रित किया है और बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपका है और एक अच्छा प्रयास है। इसके लिए मैं आपको झारखंडी जोहार करता हूँ। जहाँ तक बात है झारखंड की, जो आपने प्रश्न किया है, निश्चित रूप से हम लोग सब बिहार में थे जब हम लोग का जन्म हुआ हजारीबाग में। उस समय पूरा बिहार था और हम लोग स्कूल से, कॉलेज से ही ये देखते आते थे कि झारखंड कैसे लोगे, झारखंड लड़के लेंगे झारखंड, ये नारा लगता था। और सौभाग्य हम लोग को भी प्राप्त हुआ है कि हम लोग ने यहाँ से लेके झारखंड की आवाज़ को और झारखंड के आंदोलन को लेकर के
हजारीबाग से लेकर रांची, रांची से लेकर दिल्ली तक भी जंतर मंतर तक जाने का काम हम लोग किए हैं, झारखंड की आवाज़ को बुलंद किए हैं। और आज जो झारखंड अलग हुआ है, एक सपना, एक सोच था कि जो बिहार में हमारा, बिहार के लोग जो शोषण करते थे यहाँ के लोगों को, एक पूरे झारखंड को चारागाह बना के रखे थे, उससे यहाँ पर मुक्ति मिले, ताकि यहाँ की आदिवासी, मूलवासी, ओबीसी जो भी यहाँ की जनता है, उनके अरमान और उनकी इच्छाओं की पूर्ति हुई। विशेषकर हम कहना चाहेंगे कि आप झारखंड की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि झारखंड में एक ऐसा स्टेट है जो धरती के ऊपर तो लोग गरीब हैं, लेकिन धरती के नीचे बहुत अमीर हैं। आप जानते हैं कि मिनरल से भरा हुआ स्टेट है ये, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि मिनरल जो है वो राज्य सरकार का चीज़ नहीं होता है, मिनरल केंद्र सरकार का चीज़ होता है। यहाँ बहुत सारे लोग होंगे, बुजुर्ग लोग, उनको पता होगा। आज एक हमारे भाई ने CPI के जो हैं पांडे जी ने वो उठाया बात को कि कोयला जो है, यहाँ से कोयला निकल रहा है और एक बहुत बड़ा साजिश है। आपको पता होगा कि हमारे बगल में धनबाद में झरिया भैया, क्या स्थिति वहाँ पे है। भगवान न करे कभी कोई ऐसा हादसा हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा हादसा होगा, पूरा झरिया बैठ जाएगा, बस समझे, नीचे से पूरा कोयला निकाल लिया गया है। आज जिस तेजी से बड़का गांव को एक टारगेट करके पूरा कोयला निकाला जा रहा है, और हमारे कोयला से पूरे औद्योगिक घराने जो पूरे विश्व में हैं, झारखंड के अंदर छोड़ दीजिए, अब इंडिया में छोड़ दीजिए, इंडिया के बाहर भी उनको ये कोयला दिया जा रहा है। और यहाँ के लोगों को जो एक छोटा टाल होता था कोयले का, वो भी बंद हो गया, जो कि आपको पता होगा कि वहाँ पर कोयला टाल में कोयला मिलता था, हर वार्ड में टाल था। उससे हमारे नौजवानों का जो बेरोजगारी था वो भी दूर हो रहा था, और यहाँ के लोगों को कोयला मुहैया हो रहा था। मतलब खाना हमारा है, लेकिन हम नहीं खा सक रहे, हम खाली सिर्फ देख सक रहे हैं। युवाओं की आप बात करें सर, आपसे जानना चाहूंगा कि अगर हम हजारीबाग की ही पॉलिटिक्स की बात करें, तो यहाँ से कोई युवा चेहरा नहीं आ रहा, और अगर आता भी है तो वो उस मुखरता से अपनी बातों को क्यों नहीं रख पाता। सबसे पहले समाचार प्लस को हम इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। दावेदार लोकसभा का रन आपका टॉपिक है। विगत दिनों में 30 से 35 साल में यह एक परिवार का दबदबा है। आप सुने होंगे कि वीडियोकॉन लाने के लिए चावनों के पास रोजगार मेला, बहुत बड़ा उद्योग लगाने के लिए बनाया गया था। क्या यहाँ वीडियोकॉन आया? रोजगारों को, युवाओं को छला गया। आप अभी 2014 में यहाँ ट्रेन लाया गया, क्या ट्रेन वो आदमी ढोने के लिए लाया गया? नहीं, झारखंड के जो मिनरल है, हजारीबाग के मिनरल है, उसको ढोने के लिए, बड़ी बड़ी कॉरपोरेट जगत को पहुंचाने के लिए उस रेलवे को स्टेशन पे। आप रेलवे की बात करें, एक और बात है जो हजारीबाग के लिए जरूरी है, वो है हवाई अड्डा। अभी तक हवाई अड्डा यहाँ पर नहीं है, इसको कैसे देखें? पिछले चुनाव में आपके रघुवर दास की सरकार थी और यहाँ के जयंत सिन्हा लोकसभा नागवा हवाई अड्डा में भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया था। आपको याद होगा और पता होगा, क्या ये भूमि पूजन संपन्न हुआ? कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ लोगों को भरमाने का, काने का साजिश है, युवाओं को का साजिश है। वंदे मातरम यहाँ से खोला गया, कितने गरीब किसान मजदूर उस वंदे मातरम में सफर कर सकेंगे? क्या बिल्कुल नहीं सफर करेंगे। यहाँ जो रांची का जो लॉलीपॉप ट्रेन दिया गया, क्या रात को लोग रांची जाएंगे? रांची जाने का समय सुबह होता है, अपना काम राजधानी में करेंगे, रात को घर हजारीबाग वापस आएंगे। लेकिन उल्टा किया गया। यहाँ लोकसभा सांसद अगर चाहते ये सुबह से खुलता, लेकिन ये उदासीनता है, उनका किसी प्रकार का कोई जोर नहीं है। इसलिए हजारीबाग जनता को ठगा गया गया और सिर्फ धर्म का राजनीति होता, धर्म का चाशनी खिलाया जाता, हजारीबाग में उसी से वोट लिया जाता है। धर्म की कहीं ना कहीं यहाँ पे बात उठ गई है। सुबोध, आपके पास आना चाहूंगा कि क्या कुछ युवाओं का कहना है, एक बार आपसे भी जानना चाहूंगा। देखिए, हजारीबाग को अगर 2014 से लोकसभा की बात करें तो लगातार जयंत सिन्हा का जो कार्यकाल है अब 9 वर्षों का बीतने जा रहा है, 10वां साल चल रहा है। 16 अप्रैल से, अप्रैल महीने में से चुनाव शुरू होने वाला है। लेकिन उन्होंने इससे पहले कहा है कि मैंने हजारीबाग को नॉलेज सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, सिलिकॉन सिटी बनाएंगे, बेहतर एम्स डेवलपमेंट करेंगे और शिक्षा का हब बनाएंगे। जो सबसे बड़ा केंद्र है, जो यूपीएससी लेवल का एग्जाम होता है, उसको यहाँ पर स्थापित करेंगे और मुखर्जी नगर जैसा एक नगर बसाएंगे, जहाँ पर झारखंड ही नहीं पूरे देश से एजुकेशन और तामील हासिल करने के लिए लोग यहाँ आएंगे। हम बातचीत करेंगे ये स्मार्ट सिटी और सिलिकॉन सिटी, नॉलेज सिटी, शिक्षा का हब कहाँ रह गया है।
हजारीबाग के सम्मानित लोग सभी लोग आए हैं, उसको मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। चूंकि यह हजारीबाग संसदीय लोकसभा सीट के हजारीबाग का प्रथम दावेदारी का डिबेट कार्यक्रम में उपस्थित तमाम सभी लोगों को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। चूंकि यहाँ सभी लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश करने के लिए आए हैं, सभी अपनी अपनी पार्टियां का। मेरा कहना है कि सिर्फ चुनाव की वक्त आती है तो अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हैं, लेकिन हजारीबाग का विकास के नाम पर आज तक यहाँ कोई बात करने के लिए नहीं है। हजारीबाग ज्वलंत समस्या जो है उसका कोई उठाने के लिए नहीं। हजारीबाग की जनता अपार मतों से विजय बनाते हैं सांसद को, लेकिन हजारीबाग पर बात करने पार्लियामेंट में कोई बात आता है चाहिए हजारीबाग में। हजारी से पहले प्लस को धन्यवाद देता हूं कि जो उन्होंने ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ मुद्दा है करेगा और यहाँ करते आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है जयंत सिन्हा, और मेरा क्वेश्चन के साथ साथ मनीष जायसवाल से भी कहीं ना कहीं वो भी दावेदार है के हजारीबाग से कोयला पूरे विदेश पूरे देश में जा रहा है। क्या यहाँ कोयला ले जाने के लिए रोड तक का निर्माण किया गया है? रात हमारे शहर में 8 बजता है, पूरा रोड कोयलामय हो जाता है। कोयला का ट्रक से आप पैदल कहीं जा नहीं सकते। समय का थोड़ा सा अभाव है, मैं चाहूंगा कि आप बस ये पूछिए कि आपके उम्मीदवार से आपको क्या उम्मीद है। एक मुद्दे पर आ रहे हैं। अभी तक जितना कोयला जितना मिनरल्स हजारीबाग से बाहर जा रहा है, क्या रिंग रोड का निर्माण नहीं होना चाहिए था? आए दिन यहाँ हाईवा ट्रक से जो आम पब्लिक है वो मर रहे हैं। ये यहाँ का प्रतिनिधि को नहीं दिखाई दे रहा है। ये जा रहा है सीधे वहाँ। क्या यहाँ पर जो है सो पोल्यूशन इतना फैल गया है, पोल्यूशन का उपाय नहीं होना चाहिए था? एक चीज कहना है कि आज बहुत लोग दर्शक लोग भी बात किए हैं, लेकिन सवाल सबसे पहला चीज हम ये बोलता हूँ कि जो यहाँ पे माटी के बात करेगा, जो 32 के बात करेगा, वही झारखंड में राज करेगा। और आज मैंने मैं देख रहा हूँ, यह पूर्ववर्ती सरकार को मैंने देखा, अभी भी सरकार को देखा, और सब लोग इससे भी वाकिफ है। मेरा एक चीज कहना है साहब कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, मैं वो पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ सबसे पहला चीज हमारा स्थानीय बेटा होना चाहिए। और स्थानीय बेटा जो हमारा जो घर घर का राजनीति करेगा, घर घर का एक आदमी पहचान करेगा, घरेलू आदमी बनेगा, मैं उसको हम लोग साथ देंगे। हम लोग तो देख लिया, यहाँ पे देखा, यहाँ पे 20 साल देखा, बोल तो दिया था यहाँ पे हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज को चढ़ाऊंगा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे हमारा यहाँ जो सांसद है जयंत सिन्हा जी है, वो बताए हमको 15 लाख रुपया मिल गया, 2 करोड़ नौकरी मिल गया, काला धन आ गया। तो सुबोध, कहीं ना कहीं हमें ऐसा जानने को मिला, हमने लगभग तमाम उस तबके से बातचीत करने की कोशिश की, तमाम उन जनताओं से जानने की कोशिश की कि वर्तमान में हजारीबाग लोकसभा सीट की क्या हालात है और उनकी क्या क्या मांग है। समाचार प्लस का ये मेगा शो हजारीबाग के दावेदार में हमने तमाम उन मुद्दों को लेकर के, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, 1932 का खतियान हो, हजारीबाग को कैसे एक नई ऊंचाई तक लेकर के जाया जा सके, हजारीबाग में किन चीज़ों की कमी है, किन चीज़ों का भंडार है, और किस तरीके से राजनेता जो हैं यहाँ पे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं, इन सभी पे बातचीत की है। ब्रेक के बाद तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। हजारीबाग के दावेदार में हम मौजूद हैं, हजारीबाग जिले में, और यहाँ पे लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ मौजूदा स्थिति बनी हुई है और राजनीतिक हालात कैसे हैं, इसके ऊपर जनता के साथ साथ जितने भी राजनीतिक प्रतिनिधि हैं उन सभी से हम बातचीत कर रहे हैं। सुबोध हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुबोध, क्या कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी छूट रहे हैं हजारीबाग को लेकर के, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बात करना बहुत जरूरी है? देखिए सुमित, हजारीबाग संसदीय क्षेत्र जो है उत्तराखंड में हॉटस्पॉट बना हुआ है,
इसे हॉट केक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पूरे झारखंड में जो नेशनल फिगर्स बोले जाते हैं वो हजारीबाग से देखे जाते हैं। जैसे बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में सांसद के लिए जो कैंडिडेट निर्धारित किए जा रहे हैं अभी तक वो जयंत सिन्हा हैं, यदुनाथ पांडे हैं और विधायक मनीष जायसवाल जी हैं। कांग्रेस की बात करें तो जो बड़का गांव विधायक है अंबा प्रसाद हैं और आशीष सहाय जो कुछ ही दिनों कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किए हैं, उनका भी नाम सर्वोपरि में देखा जा रहा है। और गठबंधन के तौर पर अगर बात करें जो इंडी गठबंधन से हैं वो भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जो पूर्व सांसद हजारीबाग में रह चुके हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं गठबंधन से देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि जन भावनाओं को कौन नेता समझ रहा है, जन भावना जो है, जो जन भावनाओं की कद्र कर रहा है, उन्हें कौन समझ रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या सुबोध, एक सवाल तो मेरा भी है, वहां पे कुछ युवा हैं जो लगातार हाथ उठा रहे अपनी बात कहने की कोशिश करें। मैं चाहूंगा कि आप उनके पास जाएं और एक युवा क्या चाहता है हजारीबाग से, एक युवा की क्या सोच है, एक युवा क्या अपने उम्मीदवार में देखता है, वो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या क्या चाहते हैं आप? देखिए, मेरा बात यह है कि हजारीबाग शिक्षा के लिए जाना जाता है। यहाँ पे ना स्पोर्ट के लिए कोई कॉलेज है ना, और यहाँ बार बार उठता है कि खनन। भाई जब खेती होगा तो खनन के लिए क्यों जाएगा? हर खेत में पानी पहुँचाइए। जब खेती होगा तो खनन, यहाँ जानबूझकर खेत में पानी नहीं पहुँचाया जा रहा है ताकि जब खेती ना हो तो जमीन पानी से दूसरा बेच दिया जाए ताकि पता चले कि इसमें तो नहीं रहा तो दे दो कम दाम में। तो कहीं ना कहीं युवाओं में भी वो आक्रोश है, वो रोष है और वो उम्मीद है एक छोटी सी कि कैसे उनका भी उत्थान हो सके, चाहे वो रोजगार को लेकर के हो या उच्च शिक्षा को लेकर के हो। मैं तमाम जितने यहाँ पे विशिष्ट अतिथि बैठे हुए हैं सभी से मैं 10-10 सेकंड में सुनना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव को लेकर के आपके तरफ से हजारीबाग का उम्मीदवार कौन है और क्यों, एकदम संक्षिप्त में बताइएगा। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले समाचार प्लस को मैं आभार प्रकट करता हूं। आप लोगों ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है कि हजारीबाग में पहली बार हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसके लिए आप लोग को आभार प्रकट भी करते हैं और बधाई भी देते हैं। लोकसभा बहुत हमारे दर्शक यहाँ, हमारे मुख्य अतिथि लोग बोले हजारीबाग लोकसभा से कैंडिडेट कौन होगा, और माननीय जयंत सिन्हा जी को लगभग यहाँ लोग हमको सुनने में आया कि नकार रहे लोग, लेकिन जयंत सिन्हा के सामने कौन कैंडिडेट है और कौन ऐसा नेता है जो हजारीबाग लोकसभा का बात, बेरोजगारी का बात किया हो, अवैध खनन की बात किया हो? मुझे तो नहीं लगता है। हजारीबाग लोकसभा झारखंड स्टेट में ही है। आज मौजूदा जो स्थिति है ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग बना हुआ है झारखंड में। आज सीओ 50 लाख रुपया देकर के सदर अंचल में ज्वाइन करता है और डिसमिल पर मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अंचलाधिकारी के माध्यम से एक डिसमिल का जो एलपीसी बनाता है 3000 रुपए डिसमिल। तो आपके हिसाब से जयंत सिन्हा जो वर्तमान में है वही अगले उम्मीदवार भी होंगे और वही प्रबल दावेदार भी? इसका जिम्मेवार जो भ्रष्टाचार झारखंड में है, इसका जिम्मेवार मैं झारखंड सरकार को देता हूँ। आपकी तरफ से कौन होंगे सर उम्मीदवार लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, झारखंड अलग होने में तो 23 साल हो गया और अभी तक सभी लोगों ने देखा है, सबको देखा, कांग्रेस को देखा, बीजेपी को देखा, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को नहीं देखा, नीतीश कुमार को कोई नहीं देखा। नीतीश कुमार तो किसी पार्टी में टिक ही नहीं रहे। मैं कहना चाहता हूं कि इस बार का लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें जनता दल यूनाइटेड का झारखंड में 14 सीट में 3 सीट जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी। उसमें प्राथमिकता के आधार पर हजारीबाग का जो सीट है जनता दल यूनाइटेड लड़ने का काम के हिसाब से जनता दल यूनाइटेड को। सर आपसे जानना चाहूंगा कि आपके विजन में कौन है उम्मीदवार और क्यों है? देखिए, विजन में एक्स कैंडिडेट लोकसभा हजारीबाग 2009 में मैंने चुनाव लड़ा है और भुवनेश्वर मेहता जी जो सीनियर लीडर है उनसे अधिक वोट हम लाए और बादल बाबू से भी ज़्यादा वोट लाए और यशवंत सिन्हा जी के खिलाफ में लड़े और मजबूती से हम लोगों ने लड़ा है। विपक्ष अलग होने के चलते वो चुनाव जीत गए। आज अगर विपक्ष एक होके मजबूती से लड़ेगा तो जयंत सिन्हा हो या कोई भी कैंडिडेट हो, उनका मुकाबला बहुत जबरदस्त होगा। और मैं खुद कैंडिडेट इस लोकसभा के लिए शिवलाल महतो खुद कैंडिडेट। इस पूरे हजारीबाग जिले में आपको क्या लगता है कि कौन होगा उम्मीदवार और क्यों? सबसे पहले समाचार प्लस
सुबोध जी और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं संजय मलिक जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हजारीबाग के प्रथम सांसद मेरे दादाजी ज्ञानी राम को उन्होंने नाम लिया। और जो आपका स्पॉन्सर है ज्ञान ज्योति मेमोरियल कॉलेज, वो ज्ञानी बाबू मेरे दादा और मेरे फादर ज्योतिन बाबू ज्ञान ज्योति के नाम से मैं काम करता हूँ। और मैं जिस पार्टी से PPID से बिलोंग कर रहा हूँ, जिनके जिलाध्यक्ष यहाँ बैठे हैं विष्णुदयाल कुशवाहा जी, मैं PPID से लोकसभा का उम्मीदवार हूँ। और PPID का यह राष्ट्रीय मुद्दा है कि संविधान को पूर्ण रूपेण लागू करना। और संविधान को यदि पूर्ण रूपेण लागू किया जाएगा तो जातिगत जनगणना हो, असंवैधानिक क्रीमी लेयर हो या एक समान शिक्षा पद्धति हो, वो सारा कुछ लागू होगा। क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को मालूम ही नहीं है कि सांसद का क्या काम होता है, लोकसभा में जाके उन्हें क्या करना है, उन्हें कानून बनाना है, ये पता ही नहीं है। संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए उन्हें वहां पर आवाज उठानी है, और जहां वो आवाज उठाएंगे हजारीबाग के सारे मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे। बहुत बढ़िया सर, आपसे जानना चाहूंगा कि कौन होगा उम्मीदवार और क्यों? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से हजारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता उम्मीदवार होंगे। महागठबंधन में भी दावेदारी है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन के तहत अगर कोई हरा सकता है तो उसका नाम भुवनेश्वर प्रसाद मेहता है। ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट दे दिया गया है चुनौती कि 2 लाख वोट से आप हराने वाले हैं इस बार जो लोकसभा चुनाव होगा। सर आपके हिसाब से कौन होगा कैंडिडेट और क्यों? कैंडिडेट हजारीबाग में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कैंडिडेट वैसा हो जो युवाओं को, महिलाओं को, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का काम करे, न कि अडानी और अंबानी और बिचौलियों के द्वारा गरीबों के जमीन को लूटने का काम करे। हजारीबाग को चारागाह न समझे। हजारीबाग में तरक्की कैसे हो, यहाँ फैक्ट्रियां कैसे बैठे, यहाँ के लोग बाहर जाने को मजबूर न हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी समाज या तबके का लोग हो। जब उसके पास कोई इंसान अपनी फरियाद लेकर जाए तो रात के 1 बजे भी उसका दरवाजा जनता के लिए खुला रहे। ये ना हो कि गार्ड जो है सो उनको कह दे कि अभी साहब जो है सो नींद की गोली खाकर सुते हुए हैं, आपसे मुलाकात नहीं होगी। क्या है सर, आपसे जानना चाहूंगा कि कौन होगा उम्मीदवार और क्यों? देखिए, झारखंड के माटी से जो भी आदमी है, यहाँ का जनता का सेवा, गरीब गांव घर में जाकर के सबका सेवा करना, देखना। और यहाँ जो परिस्थिति बिगड़ल है, हम तो 24 साल से कर रही कि किसी तरह का विकास नहीं है। आज ऐसा एक कोई नया चेहरा आना चाहिए जो समाज सेवी हो और जिस तरह से यहाँ का माटी हो, जो यहाँ का खतियानी की बात करता हो, जो जमीनी बात करता हो, उस तरह का उनको या हजारी का विकास होता है। नहीं तो बाकी ककरो जैसे भैया सही बात बोला कि 500 और 1000 रुपये में बिकना नहीं है। वो गरीब बच्चा आना चाहिए जो यहाँ का विकास के लिए दिन प्रतिदिन सोचे, उसको हम लोग। कौन होगा लोकसभा का उम्मीदवार और कैसे देखते हैं? देखिए, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र जो है वो अपने आप में एक सिंबल भी है। वंशवाद के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर जो पार्टी है, उसी पार्टी के जो यहाँ पर सांसद हैं या पूर्व सांसद हैं, वो वंशवाद को ही पोषण उन्होंने दिया है। और जो ही हमारे वर्तमान सांसद हैं वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, उनका कॉरपोरेट घरानों का बैकग्राउंड है। आम पब्लिक से कैसे बात किया जाता है, कैसे मिला जाता है, क्या उसकी समस्याएं, उसकी जानकारी उनको है ही नहीं। उन्होंने न गांव देखा है, न गरीबी देखी है। चुनाव के समय आते आते, चुनाव के दिन आते आते तक विकास के मुद्दे गौण हो जाते हैं और वहाँ लड़ाई सिर्फ 2 देवताओं की हो जाती है, याली और बजरंगबली। और इसी लहर पर चढ़कर भाजपा आज तक यहाँ तक पहुँचती आई है। लेकिन झारखंड की राजनीति में आप और खासतौर पे हजारीबाग की राजनीति में धर्म का एक कहीं ना कहीं विशेष महत्व आप देख बोल रहे हैं। सर आपसे जानना चाहूंगा कि लोकसभा का उम्मीदवार आपके हिसाब से कौन और क्यों? हम जिस दल से बिलोंग करते हैं वो दल अभी इंडिया गठबंधन में हम लोग जो झारखंड में खासकर कांग्रेस, जेएमएम और राजद हैं, जो हमारे नेता तय करेंगे पहले तो किस दल को यहाँ पर लड़ना है। सीट शेयरिंग की लेकर क्या बात कर? शेयरिंग होने के बाद में हमारे जो नेता तय करेंगे, जो गठबंधन का नेता होगा इंडिया गठबंधन का,
यहाँ के व्यक्ति को धरती से जुड़े हुए लाल को नेता बनाना है। आपसे जानना चाहूँगा सर कि आपके हिसाब से जो हजारीबाग की लोकसभा सीट है उसके क्या मायने हैं और कौन आपको लगता है कि प्रबल उम्मीदवार होगा? देखिए, सबसे पहले आपको हम बधाई देते हैं कि आप लोगों ने प्लस दावेदार के बारे में जो आपने आज गोष्ठी लगाई है कि लोकसभा कौन होगा, हम पूछना चाहते हैं। जितने मंच पर सम्मानित हमारे नेतागण हैं सभी को मैं अपने ओर से हृदय से सम्मान करते हैं। यह जो पूरे देश में जो विकास की किरणें गांव-गांव में पहुंची है, माननीय भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब गुरबा का आवाज बनकर के आज राज्य में किसका सरकार है? इंडिया गठबंधन का है। उनके लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, हत्याएं हो रही, लूट हो रही है, कोई देखने वाला है क्या? हवाई अड्डा की भी आपने बात किया था, हवाई अड्डा कैसे बनेगा? हवाई अड्डा जमीन उपलब्ध कराना है राज्य सरकार को, राज्य सरकार भी तो जमीन उपलब्ध नहीं करा पाई है, तो हवाई अड्डा कैसे बनेगा? रुकिए, हवाई अड्डा कैसे बनेगा? हवाई अड्डा कहने से काम नहीं होगा। यहाँ की जनता सोई हुई है और जब तक सोई रहेगी तब तक कोई काम नहीं होगा। यहाँ आप लोग आंदोलन करना होगा और जब तक भूमि पूजन कैसे हुआ? बिना अधिग्रहण का बाबूजी का जमीन था, लूटा हुआ जमीन पर हो गया भूमि। बिल्कुल, भूमि पूजन किसने किया? अरे भूमि पूजन किसने किया? हजारीबाग का सांसद धरती पुत्र भुवनेश्वर मेहता भी थे। क्या भुवनेश्वर मेहता ने काम किया है? क्या गरीबों के लिए बात किया है? आप सीपीआई चार वो खड़ा होकर के भाषण दे, काम नहीं चलेगा। इस देश में विपद समाप्त हो गया है। ठीक है, ठीक है। सर कह रहे, एक मिनट, भुवनेश्वर मेहता की भी बात हुई, भुवनेश्वर मेहता की भी बात हुई, वर्तमान में सांसद है, उनकी भी बात हो रही है। और आपको क्या लगता है कि भैया पहले भैया मुखिया जी जरा एक सेकंड, मुखिया ये हजारीबाग की धरती है, इसको बचाने के लिए हजारीबाग में जो पैदा हुआ है, जिसका नाल हजारीबाग में गिरा है, जिसने स्कूल यहाँ किया, कॉलेज यहाँ किया, लोगों के सुख दुख में साथ आए हैं, रहे हैं और आगे भी रहेंगे, वैसे जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ के सांसद आए और निश्चित रूप से आने वाले दिन में इंडिया गठबंधन का दावेदारी यहाँ बहुत मजबूत है, खास करके कांग्रेस का, चूंकि तबर भी हमारा 2,55,000 वोट आया था, कांग्रेस का दावेदारी मजबूत है। एक सेकंड भैया, थोड़ा बोलने दीजिए। कुछ बातें आई हैं हमारे लोगों के बीच में, थोड़ा क्लियर होना चाहिए। आज हिंदुस्तान की आबादी अगर 140 करोड़ है तो 80% हम हिंदू समाज के लोग हैं। ये क्लियर है? ये क्लियर बात है? तो आज अगर 80% अगर हिंदू समाज के हमारे लोग हैं, हम लोग सब हिंदू समाज से आते हैं, हम भी हिंदू हैं भैया, एक सेकंड। तो आज अगर देश में बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो महंगाई का जो चोट है वो हिंदू समाज के लोगों पर पड़ रहा है कि नहीं? बताइए मुझे आप। 450 रुपया का सिलेंडर महंगा था, आज 1200 रुपया का सिलेंडर सस्ता है क्या? आज गांव में विकास की बात कर रहे थे हमारे मित्र भाई हैं, बटेसर भाई, हम लोग एक ही जगह से आए हैं। आज पूरे देश में आपको पता होना चाहिए, 18 घंटा काम करने वाले मोदी सरकार जो हमारे मोदी जी हैं, वो पूरे देश में आज भारत का कर्ज कितने का पता है आपको? नहीं पता है। 70 सालों में जितने भी प्रधानमंत्री हुए आजादी के बाद से, नेहरू जी से लेकर के और इसके पहले मनमोहन सिंह तक, 55,000 करोड़ था भैया। आज 18 घंटे का काम करने वाला प्रधानमंत्री है, ये 10 सालों में 2,05,000 करोड़ है। और जितने लोग हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, सबके ऊपर 1,85,000 रुपया कर्ज है, हम लोग को जमा करना है। कहाँ जमा करेगा भैया? एक सेकंड बोलने दीजिएगा। जो टोटो वाला है, जो टोटो चलाता है, जो आलू बेचता है, जो छोटे छोटे रेवड़ी वाले हैं, जो दुकानदार हैं, हम बैस समाज से आते हैं बॉस। बैस समाज के लोगों ने ही भाजपा को आगे बढ़ाया, लेकिन सबसे बड़ा चोट बैस समाज के लोगों को मिला है। क्या चाहते हैं? मैं ये पिछले 10 सालों से सांसद है हमारे, उनके पहले उनके पिताजी सांसद थे, उन दोनों के जमाने में विकास नहीं हुआ। हमारे अभी जो सांसद है, पिछले बार जहाजरानी मंत्री थे, और हजारीबाग का एमपी जहाज मंत्री हो और यहाँ पर हवाई अड्डा ना बने, ये बड़ी शर्म की बात है। जहाज मंत्री भी थे।
बाद भी हवाई अड्डा नहीं बना। यहाँ हम चाहते हैं एजुकेशन का विकास हो, यहाँ हम चाहते हैं बेरोजगारों को नौकरी हो, यहाँ हम चाहते हैं पलायन रुके, यहाँ हम चाहते हैं जो कोयला का जिस तरह से लूट हो रहा है बड़ी कंपनियों को सरकार, केंद्र सरकार उसे रोका जाए। यहाँ हम चाहते हैं गोदलपुरा के और वो लोग उन लोग को मान दिया जाए, क्योंकि हमारा जो एक सेकंड जो जैन इनकी वाइफ का कंपनी JSW ये उसी में है। व्यक्तिगत बात कर रहे हैं खतियानी परिवार से, आखिर क्या चाहते हैं? खतियानी परिवार चाहती है कि EVM जो सरकार ने लागू किया है उसको अविलंब बंद करे और पहले जैसा चल रहा था उस तरह का यहाँ पर वोटिंग हो, फ्लैट पेपर पर यहाँ वोटिंग हो। हम बताते हैं कि संसद का प्रत्याशी कौन है, इस बात पे चर्चा हुआ था। हम यहाँ की जनता से हम कहना चाहते हैं कि हजारीबाग को विकास के गति पे लाने वाला कौन थे? वो महापुरुष KV सहाय थे। उन्होंने जमींदारी पर था, शिक्षा के क्षेत्र हो, उद्योग के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में काम किए हैं। उनके पौत्र श्री आशीष सहाय जी हैं, उनको इंडिया गठबंधन के द्वारा से अगर टिकट दिया जाए तो वो जयंत सिन्हा जी को हरा सकते हैं। ये मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं। इसके अलावा ऐसा कोई हमें चलिए सुबोध को अंतिम पड़ाव में कर सकते हैं। बिल्कुल, तो हमने तमाम जनता की भी बात सुनी और तमाम जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं। हम इतना कहना चाहते हैं कि परिवारवाद जो चल रहा है यहाँ 20-25 साल से, वो परिवारवाद खत्म होना चाहिए और बदलाव आना चाहिए। देखिए, यहाँ का सांसद तो पहले होना चाहिए, युवा होना चाहिए, जो गरीबों की बात, जो मजदूरों की बात को सुने। यहाँ जो सोने के पालना में झूलने वाले जो सांसद हैं, वैसा सांसद हमें नहीं चाहिए। क्या चाहते हैं? सबसे पहले मैं समाचार प्लस को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हजारीबाग संसदीय क्षेत्र कुशवाहा बहुल क्षेत्र है और इस बार इंडिया गठबंधन किसी युवा कुशवाहा को टिकट देगी और इस बार उस भाजपा को जो राजनीति है, धर्म का राजनीति, उसको नस्ता नबूद करते हुए हजारीबाग में बदलाव का राजनीति किया जाएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सम्मानित मंच। एक बात मैं बतलाना चाहता हूँ, आप लोग बहुत देर से बात कर रहे हैं। 2019 के चुनाव में हमारे सांसद महोदय को 7,28,000 वोट पड़ा था और वो 4,79,000 वोटों से वो विजयी हुए थे। ये हजारीबाग भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र। तो आप लोग जितना परेशान हो लीजिए, परंतु यहाँ वोट जो जीतेगी वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। एक मिनट ऐसा बोलने दी। और मैं परिचय देता हूं, अभी बात आई थी तो अभी आपके सामने जो विनोद भगत है वो 1700 आपके प्राइवेट स्कूलों का अध्यक्ष है। हमारे झारखंड में हजारीबाग में शिक्षा का जो स्कूल जो है उसको लाइसेंस मुक्त किया जाए, उसमें कोई प्रकार का लाइसेंस मांग के इसको रोका नहीं चाहिए। एक चीज और बोलेंगे, अभी बात हो रहा था कि जो युवा लोग उन लोग क्यों नहीं राजनीति में आते। इसके लिए एक ही और एक हमारे चुनाव आयोग जिम्मेवार है इसका। उसने 70 लाख रुपया रखा है कि आप अगर सांसद होते हैं खड़ा तो 70 लाख आप खर्च कर सकते हैं। एक गरीब आदमी और ईमानदार आदमी तो वो 70 लाख कहां से ला सके। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग चाहते खाली करोड़पति लोग आवे, अरबपति, ऐसे में युवा लोग कहां से आवेंगे। ओके, थैंक यू। मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूं, जब कोविड का समय था तो एक बार भी मैंने खुद कॉल किया था, एक बार भी वो वहां दिल्ली से हजारीबाग नहीं आए। और दूसरा चीज, 22 को वेंटिलेटर था हॉस्पिटल में नया मंगवाए थे और वो यहाँ पे हम बोले सर इसको एक्टिव कर दीजिए, इसको चालू कर दीजिए। आदमी रोज मर रहा है, 20 मर रहा है, 25 मर रहा है, 30 मर रहा है, लेकिन इनका कान में क्या है
कि दिल्ली में नहीं, अपना जान बचाना। अरे यार, यहाँ हजारीबाग में जनता तड़प तड़प के मर रही थी, उस वक्त में मैं खड़ा हूँ। और शुरू से ही देखिएगा यहाँ पे, अब क्या बोले, यहाँ का जनता का, हम लोग का गलती है और हम लोग डिसाइड किए हैं, हम लोग युवा लोग मीटिंग किए, अब चल भी रहा है। एक बार भी हॉस्पिटल जाते हैं सांसद महोदय, पूछिए, एक डॉक्टर है जिसको अगर चोट लगता है माथे पे, अगर उसका इलाज तुरंत नहीं होगा तो डेथ कर जाता है। सबसे ज्यादा डेथ कहाँ होता है? हजारीबाग में होता है। आप इतना बड़ा हॉस्पिटल बना दिए हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है। ट्रेन लाए दिल्ली के लिए, बोले कि एक दिल्ली के लिए कम से कम चलवाइए सर। हजारीबाग से कोडरमा में 12 बजे माता पिता और भाई बहन रात को जाते हैं, क्या दिक्कतें होती है वो झेलिए, वो देखिए, वो सब में नहीं होगा। साथियों, सर्वप्रथम चाहता हूं कि चूंकि मैं एक वकील हूं, वकील की हैसियत से मैं बताना चाहता हूं कि ये पूरे जो संविधान है, हमारा देश धर्म से नहीं संविधान से चलता है, ये सर्वविदित है। और जो देश की आत्मा कही जाती है संविधान को, उसको भी कुचला जा रहा है दोस्तों। और हम जो लोकसभा के कैंडिडेट जिसको जिताते आ जा रहे हैं, वो किस तरह का कैंडिडेट है? वो हमारे बीच का नहीं है, जनता का प्रतिनिधि ऐसा के बीच का हो। बिल्कुल सुबोध, तो हमने तमाम जनता से बातचीत कर ली और तमाम जितने भी विशेष अतिथि थे राजनीतिक दल से जो बिलोंग करते हैं, सभी से बातचीत की। हजारीबाग का जो लोकसभा सीट है, हजारीबाग का जो आपने भी कहा था कि हॉट केक है, हॉट सीट है और कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति में एक बड़ा इम्पैक्ट लेकर के आता है हजारीबाग। और हमने युवाओं से भी जानने की कोशिश की कि उनकी मांगे क्या है, तो कहीं ना कहीं ये बात निकल करके सामने आई कि इस बार का लोकसभा का जो भी उम्मीदवार हो वो यहाँ की धरती का हो और यहाँ का युवा नेता हो, तो कहीं ना कहीं आने वाला जो विजन होगा, आने वाला जो रोड मैप होगा, वो इसी हिसाब से तैयार होगा। फिलहाल मुझे और मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुबोध गुप्ता को दीजिए इजाजत, लेकिन झारखंड बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।